डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक बार फिर से करंट अफेयर राउंड अप, जो मेरे कई स्टूडेंट वेट करते हैं। जब ये वीडियो लॉन्च होगा तब तक काफी रात हो जाएगी, लेकिन कुछ लोग तो आप जगह होंगे, अदरवाइज सैटरडे मॉर्निंग में आप इसको देख रहे होंगे। और ये जो है राउंड अप, आपको पता है अमेरिका ईरान और इजराइल वॉर के साए में है, तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ईरान की पॉलिटी को और वेस्ट एशिया की ज्योग्राफी को, वहाँ के जियो पॉलिटिक्स को एंड ऑल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि सर क्या बक बक कर रहे हैं, तो आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉल साइंस हेल्प चैनल, यूट्यूब चैनल, जो एक छोटा सा प्रयास है रिसर्च बेस्ड नॉलेज शेयर करने की, पर्टिकुलरली सोशल साइंस में, अभी खास करके पॉलिटिकल साइंस में, और वो भी एग्जामिनेशन पर्पज से। हर महीने मैं लाता हूं करंट अफेयर राउंड अप, जो एक यूनिक काइंड ऑफ एक्सरसाइज है, जिसमें पूरी दुनिया और इंडिया की झलक आपको मिलती है उन न्यूज की जो एग्जामिनेशन में टपक पड़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि क्वेश्चन आंसर का दौर करें शुरू, आपको जानना चाहिए और मुझे बताना चाहिए कि यदि आप जून 2026 साइकिल की दे रहे हैं पॉलिटिकल साइंस या आईआर फर्स्ट टाइम, आपको पता होना चाहिए कि आईआर के लिए सेपरेट बैच चल रही है। ऑफ कोर्स उसमें बहुत स्टूडेंट ने ज्वाइन ही नहीं किया और बहुत मुश्किल उस बैच को चलाने में हो रही है। मैं बहुत हैरान हूं कि कैसे स्टूडेंट उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, जबकि उसके लिए काफी डिमांड आई थी। पॉलिटिकल साइंस एज यूजुअल चल रहा है। यहाँ आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस जो बैच है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएससी +2, उन सब एग्जाम के लिए भी। यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, दोनों बैचेज में से किसी को अलग अलग या दोनों को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि दोनों पेपर 1 पेपर 2 के मॉक्स कवर किए जाएंगे। ये भी जस्ट शुरू हुआ है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे भी कभी भी ज्वाइन करें, आपको रिकॉर्डेड जो है सेशन मिलते हैं और लाइव, बिल्कुल आपके लिए एक्सक्लूसिव लाइव और ऑफलाइन भी आपको मॉक मिलते हैं। सो यू आर लूजिंग नथिंग। कोई भी कभी भी ज्वाइन कर सकता है, इस टाइप का प्लेटफॉर्म है। यू आर नॉट लूजिंग एनीथिंग। यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मेल कर सकते हैं अपनी डिटेल, नेम, टेलीग्राम आईडी एंड मोबाइल नंबर एंड सब्जेक्ट ऑल्सो, क्योंकि मल्टीपल सब्जेक्ट है, एट paulsciencehelp@the rate of paulsciencehelp.in। गौर से देखिए इस मेल आईडी को, बिल्कुल सही है, स्पेलिंग सही ढंग से। आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे पीजी एंट्रेंस टेस्ट सीयूईटी पीजी के एम्बिट से बाहर हैं, जिसमें आते हैं जामिया, सिपेट उड़ीसा, एएमयू, सीपीजी, एसयू। एसयू तो दोनों तरीके से लेता है। यदि आप इन एग्जाम की प्रिपरेशन बेस्ट वे में करना चाहते हैं, तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी जस्ट शुरू हुई है मॉक टेस्ट सीरीज एंड गाइडेंस सीरीज, जिसमें कि सब्जेक्टिव पार्ट जो जेएमआई आईआर का होता है, उस पे भी गाइडेंस देने की कोशिश की जाएगी। यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हो, तो मेल कर सकते हैं अपना नेम, टेलीग्राम आईडी, मोबाइल नंबर @paulsciencehelp@the rate of gmail.com। यदि आप यूजीसी नेट दे रहे हैं, तो ये बुक, यदि ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस किसी भी बुक के लिए और यूजीसी नेट के लिए स्पेसिफिक 1000 बेस्ट एमसीक्यू, यदि साउ दे रहे हैं, तो आपको एक यूनिक बुक मिलती है जो कहीं आपको नहीं मिलेगी। और यदि आप जामिया की या सीपेट दे रहे हैं या सीपीजी दे रहे हैं, एमयू, तो आपके लिए ये गोल्डन बुक है। ये बुक्स जो है सभी अमेजन पे मिलते हैं। अमेजन पे नोशनल प्राइस, मतलब इतनी कम में कि आप हैरान रह जाएंगे। ऑफ कोर्स वो किंडल वर्जन है जिसको आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, अब तो सभी ऑनलाइन ही बुक पढ़ते हैं। आप अमेजन पे जाएं, वहां पॉल साइंस हेल्प लिखें, आपको सारी बुक दिखेंगी, लेकिन इसकी डायरेक्ट क्लिकेबल लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि दुनिया कैसी दिखती है एग्जामिनेशन पर्पज से। ऑफ कोर्स मार्च 2026 में जो ओवर शैडोड होता है अमेरिका, ईरान और इजराइल वॉर से, इससे बड़ी तो कोई भी घटना हो नहीं सकती है। तो हमारे करंट अफेयर में भी वो झलकेगी, लेकिन और भी बातें हुई है, नेपाल में इलेक्शंस एंड अदर्स, तो चलिए उस पर भी थोड़ा देखते हैं। लेट अस सी। फर्स्ट, सबसे पहले हम अमेरिका ईरान वॉर पे आते हैं। यहाँ पे मैं डियर स्टूडेंट, मैंने जानबूझ के इसको ईरान वॉर नहीं कहा है। कभी आपने सोचा है कि ये सारे वॉर में कॉमन क्या है? वियतनाम वॉर, इराक वॉर, अफगानिस्तान वॉर, वेनेजुएला वॉर, इन सब में एक कॉमन है कि जो ऑफेंडर है, जिसने लड़ाई शुरू की, वो अमेरिका है। लेकिन जो डिस्कोर्स होता है, जो नाम कैसे रखा जाता है, ये भी डिस्कोर्स है। याद करो मिशेल फुको को। उसमें क्या कहा जाता है? वियतनाम वॉर, अमेरिका गायब हो जाता है। इराक वॉर, अमेरिका गायब हो जाता है। एजिफ की इराक ने वॉर किया, वियतनाम ने वॉर किया, अफगानिस्तान ने वॉर किया, ईरान ने वॉर किया, इसको ईरान वॉर कहा जाता है।
वी शुड से इट अमेरिका ईरान वॉर। सो अमेरिका ईरान वॉर से देखिए क्या एग्जाम के लिए हम लोग देख सकते हैं। विच ईयर इस्लामिक रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन ईरान। ईरान का एक बहुत चेकर्ड हिस्ट्री रहा है, ये 5,000 साल पुरानी सभ्यता है, उसकी नेशन है, पर्सिया इसको कहते थे। हजारों साल तक यहाँ पर्सियन पीपल रहते थे, उनका इस्लाम से कोई नाता नहीं था। बाद में ये इस्लामिक कंट्री बनता है 7th सेंचुरी एडी में। और फिर बहुत सारे पर्सियन जो है उस समय भाग के इंडिया आते हैं, जिसको हम लोग पारसी कहते हैं, जो मुंबई के आसपास हैं, बहुत फेमस हैं, बहुत रिच हैं। इनफैक्ट जो टाटा ग्रुप है वो पारसी ग्रुप है। नरसी मोहनजी एंड ऑल ये सब पारसी हैं। फिल्म इंडस्ट्री में पारसी का बहुत रोल है। तो वो सब ईरान से आए थे। लेकिन यहाँ यदि हम थोड़ी सी इसकी आपको आंसर देने से पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी बताऊं बहुत तेजी से, कि जो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बीच का जो पीरियड था 1921 में, वहां पे एक कू होता है। पहले यहाँ पे जो है केजार डायनेस्टी की शासन चलती थी। यहाँ तो हमेशा राजाओं का रूल रहा है, पूरे मिडिल ईस्ट में रहा है। यहाँ भी केजार डायनेस्टी थी। उसके अगेंस्ट में एक मिलिट्री ऑफिसर जो है रेजा, जो है वो उनका नाम था मोहम्मद रेजा। तो उन्होंने जो है वो कू किया, और वहां एक दूसरी डायनेस्टी रेजा शाह पहलवी डायनेस्टी 1921 में जो है रेजा शाह पहलवी डायनेस्टी का शासन शुरू होता है। ईरान मॉडर्नाइज होता है। वर्ल्ड वॉर 2 आ जाता है। ईरान अपने को न्यूट्रल रखना चाहता है, लेकिन इस पर जो है ब्रिटेन का बहुत दबदबा था उस समय। तो ब्रिटेन जो है वो वर्ल्ड का लीडर था। और रसिया का भी बहुत, मतलब यूएसएसआर का भी बहुत दबदबा था। ये दोनों यहाँ पे अपने शासन करना चाहते थे, लेकिन ईरान न्यूट्रल रहना चाहता था। लेकिन इन लोगों दोनों को ये डर लगा कि ईरान जर्मनी की तरफ मुड़ रहा है, आ, हिटलर की तरफ। और इसके चलते जो है उन्होंने एक तरह से वहां ऐसी सिचुएशन पैदा की। ब्रिटेन ने और रूस ने मिल करके, वो लोग एलाइड पावर थे, याद कीजिए वर्ल्ड वॉर 2 में। इन्होंने ऐसा किया कि रेजा साहब पहलवी को भागना पड़ा। वो कंट्री छोड़ के भाग गए। फिर उनके बेटे को, जो मोहम्मद रेजा शाह पहलवी थे, दोनों का नाम लगभग सेम है, उनको इन्होंने जो है राजा बना दिया 1941 में। और फिर जो है वर्ल्ड वॉर होता है। यहाँ तेहरान कॉन्फ्रेंस भी होती है 1943 में। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है। एक तरह से नया पावर, आपको पता है, यूएसए उभरता है। और यूएसए का पिट्ठू जैसा, मतलब एक उसके इशारों पे चलने वाला राज जो है रजा शाह पहलवी का बनता है। और वो काफी सेंट्रलाइज्ड एक मोनार्की चलाते हैं। और काफी ज्यादा यहाँ पे एक तरह का, जिसको आप कहते हैं सेक्रेट पुलिस, इनकी सावक होती है। वो लोगों को जेल में डाल देती है। मतलब काफी रिप्रेशन होता है, कोई पॉलिटिकल लिबर्टी नहीं होती है। मल्टी पार्टी जैसे डेमोक्रेसी नहीं होती, नाम मात्र का कोई प्राइम मिनिस्टर होता है उस टाइप के। लोग जो हैं परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, उनको डेमोक्रेसी चाहिए ईरान के लोगों को। और ये जो है चलता रहता है। 1950s आ जाता है। 50s में एक अलग बात होती है। 50 में होती है मुसद्दक नाम का, जो है वहां पे एक प्राइम मिनिस्टर आते हैं, जो कि राजा के अंडर काम करते हैं। लेकिन वो इतने नेशनलिस्ट होते हैं, वो ऑयल कंपनी, ब्रिटिश ईरानियन ऑयल कंपनी को नेशनलाइज कर देते हैं। ब्रिटेन काफी नाराज हो जाता है। और मुसद्दिक को अमेरिका और ब्रिटेन मिल करके जो है एक तरह से उसके अगेंस्ट में कू करा देते हैं, उसको भगा देते हैं। और फिर जैसा पहलवी को जो है वो लाते हैं। वो 20-25 साल और शासन करते हैं। लेकिन उसके अगेंस्ट में जो है खोमेनी, रोहिल्ला खोमेनी नाम के एक क्लेरिक, जो मुल्ला कह सकते हैं, वो उठ खड़े होते हैं। और ईरान धीरे धीरे जो है वो इस्लामिक ट्रेडिशन के तरफ जो है उनके नेतृत्व में बढ़ने लगता है। और 1979 में, जो इस क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ विद्रोह हो जाती है। और विद्रोह होती है, वो अमेरिका के अगेंस्ट विद्रोह था। और कि अमेरिका को हटाओ, रजा साहब पहलवी उसका पिट्ठू है। और उसके बाद ईरान जो है एक यूनिक टाइप का इस्लामिक रिपब्लिक बनता है, जहाँ पे कि इलेक्शन भी होते हैं, चुनी हुई सरकार होती है, प्रेसिडेंट होते हैं। लेकिन जो सुप्रीम लीडर होता है, जिसको वो लोग आयातुल्लाह कहते हैं, वो इवन जो चुने हुए प्रेसिडेंट से भी ऊपर होता है, कंट्री का सबसे बड़ा लीडर। तो ये चल रही है 47 ईयर से। अब अमेरिका उस रेजिम को चेंज करना चाहता है। वो फिर से जो है उसी टाइप की डायनेस्टी या जो रिपब्लिक है, जो भी कहो, जो पिट्ठू जैसे बिठाना चाहता है, जिसको कि रेजिस्टेंस चल रहा है, लड़ाई चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ईयर खामेनी बिकेम द सुप्रीम लीडर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक कहानी, जो मैंने बहुत जल्दी जल्दी आपको बताया, इस पे तो पूरी घंटों आप देख सकते हैं। ये 1989 में जो है, अब यहाँ पे देखिए क्या होता है। ये जो है, ये है रोहिल्ला खोमैनी। वो लीडर हैं जिन्होंने
मोहम्मद रजा शाह पहलवी के डायनेस्टी को खत्म किया। 1979 में रिवोल्ट हुआ ईरान में, जिसको कि अधिकतर समर्थक स्टूडेंट से मिला था। और जो लेफ्ट, जो राइट विंगिस, जो इस्लामिक क्लेरिक जो थे, मुल्ला और काफी रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट लोग, उनसे मिला था। तो उन्होंने जो है इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना की। 10 साल के बाद उनका डेथ हो गया और उन्होंने अपने वारिस के तौर पे एक दूसरे लीडर को अयातुल्ला नॉमिनेट किया था। उनका नाम पहले था अली खैमेनी। अब जरा गौर कीजिए कि ये खोमेनी है और ये खैमेनी, आप कंफ्यूज करेंगे। कई लोग जो ज्यादा नहीं पढ़ते उनको लगता है कि यही वो अली खमेनी वही हैं जिन्होंने की रजा साहब पहलवी के अगेंस्ट विरोध किया था। नहीं, ये तो एक अलग लीडर थे। इनका इंडिया से भी नाता रहा है, शायद लखनऊ उखनऊ में कुछ पढ़ाई भी की है। और ये जो है बाद में प्रेसिडेंट बनते हैं ईरान के, और बाद में जो रोहिल्ला खोमैनी के उत्तराधिकारी के तौर पे ये आयतुल्ला बनते हैं 1989 में। 1989 से लेके और 2026 तक जो है ये अयातुल्ला रहते हैं। और उनकी 28 फरवरी को इस वॉर में पहले दिन ही, कुछ सेकंड में ही जो है उनकी 40 लोगों के साथ अमेरिका और इजराइल उनको मार देते हैं। व्हाट डज आयतुल्ला मीन? तो ये आयतुल्ला जो शब्द है ये है क्या, मैं ये पूछ रहा हूं। तो आयतुल्ला का मतलब होता है साइन ऑफ गॉड, डिवाइन साइन और रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड। तो मतलब कि आयतुल्ला एक पदवी है कि ये एक तरह के भगवान के एक दूत जैसे हैं, लाइक दैट। इनफैक्ट शिया, मतलब शिया और सुन्नी मुस्लिम भी अलग एक कहानी है। आई होप कि थोड़ी बहुत आपको पता होगा। ईरान एक शिया मुस्लिम कंट्री है। शिया मुस्लिमों के लिए जो है उनके अभी 47 सालों से आयातुल्ला जो है उनके लिए मोहम्मद पैगंबर के बाद सबसे बड़े जो हैं वो लीडर होते हैं मुस्लिमों के। और पूरे शिया वर्ल्ड के लीडर, मतलब मुस्लिमों के लिए आयातुल्ला जो है वो लीडर होते हैं। अब आइए जरा सा हम लोग देखते हैं अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्लोबल ऑयल एंड गैस सप्लाई ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्ट एशिया। जरा वेस्ट एशिया का ना मैप देखिए, ये अभी जानना जरूरी है। ये देखिए ईरान है, कितना बड़ा है आप देख सकते हैं, काफी बड़ा है। इंडिया से 1/3 है। इंडिया की जितनी भूभाग है उसका 1/3, तो बहुत बड़ा है। सऊदी अरेबिया बहुत बड़ा है, आप देख सकते हैं काफी बड़ा है। ईरान इतना ही बड़ा। और उसके बाद छोटे छोटे कंट्री है। ओमान है एक कंट्री यहाँ पे। इसके बगल में येमेन है, यहाँ लाल सागर है, ध्यान रखिएगा। और यहीं पे हुती होते हैं। आ, ये जो है ये फारस की खाड़ी है, जिसको हम लोग पर्सियन गल्फ बोलते हैं। और ये जो चोक पॉइंट जो है ना, यही हरमुज है, जो बिल्कुल ईरान के पेट में घुसा हुआ है। ये समुद्र ऐसे अंदर घुस गई है, इसको पर्सियन गल्फ बोलते हैं। जब समुद्र एकदम बिल्कुल चीर के धरती में घुसती है तो उसको गल्फ कहते हैं। और जब बहुत जेंटल टाइप का ऐसे घुसे तो उसको बे बोलते हैं। ये जो है इराक है, ये वाला इलाका। तो ईरान इराक सटे हुए हैं। यहाँ ध्यान रखिए ये रसिया से भी सटा हुआ है, इसके कुछ इलाके रसिया से सटते हैं। यहाँ सीरिया है जहाँ आईएसआईएस पनपा था। यहाँ टर्की है जो आधा यूरोप आधा अमेरिका एशिया में है। यहाँ जॉर्जिया, अजरबैजान, अर्मेनिया है जो आपस में लड़ते हैं नाबार्नो काराबाख के लिए, दोनों जहाँ डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। और यहाँ देखिए ये मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर। और वहां देखिए यहाँ पैलेस्टाइन है, यहाँ पतला सा इजराइल, छोटा सा एकदम टाइनी कंट्री है। यहाँ लेबनान छोटा सा है। अब ये छोटे छोटे देखिए, यहाँ पे कुवैत एक छोटा सा कंट्री है, बहरीन एकदम छोटा सा कंट्री, कतार छोटा सा कंट्री, यूनाइटेड अरब अमीरात छोटा सा एक कंट्री, यही गल्फ कंट्री कहलाते हैं। ये जो 6 कंट्री हैं, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरबिया एंड ओमान, इसको जीसीसी कंट्री कहते हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इसी पे जो है ईरान बम बरसा रहा है, क्योंकि ये लोग सब अमेरिका के पिट्ठू हैं। यहाँ अमेरिका के बेसेज हैं, अमेरिका के काफी सारे स्ट्रेटेजिक एसेट यहाँ पे जो है उसको वो ईरान टारगेट करता है। और ये हरमुज तो आप समझ ही गए होंगे अब तक क्या है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्लोबल ऑयल एंड गैस सप्लाई ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्ट एशिया। तो इसका जवाब है करीब ग्लोबल वर्ल्ड का 30 to 35% ऑफ टोटल ग्लोबल ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन इसी रीजन से होता है और यहीं से गुजरता है। ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्लोबल सप्लाई ऑफ ऑयल एंड गैस पासेस थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये जो 30-35% होता है, थोड़ा सा 10-12% इधर से जाता है, बाकी करीब 20% के आसपास, 20 से 25% हार्मोज से ही गुजरता है। आप समझिए यदि वो चोक हो जाए तो दुनिया में ऑयल गैस की कैसी क्राइसिस होगी, जो अभी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज स्ट्रेट। अब इतना आपने हरमुज स्ट्रेट सुन लिया है तो स्ट्रेट के बारे में जान लीजिए। स्ट्रेट बेसिकली क्या कहते हैं कि दो बड़ा जो है वाटर बॉडी है, ये पानी है समुद्र का और ये पानी है, इसको एक पतली धार यदि मिलाए तो इसको स्ट्रेट कहते हैं। और दोनों तरफ ऑफ कोर्स लैंड होगा तो ये लैंड होगा।
तो ए नैरो नेचुरल वाटरवे कनेक्टिंग टू लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर ऑफन सेपरेटिंग लैंड मासेस। इन जियो पॉलिटिक्स द स्ट्रेट आर कॉल्ड, स्ट्रेट को चोक पॉइंट कहते हैं। क्यों कहते हैं आप समझ सकते हो, एकदम पतला सा है, वहां यदि कोई उसकी नस दाब दे या गर्दन दाब दे, जैसे ईरान ने दाब दिया, तो समझिए वो चोक पॉइंट है, मतलब वो चोक हो जाएगी पूरी जो सप्लाई चेन है, जहाज है, वो रुक जाएगी, जो हरमुज में हुआ है। तो अब आप देखिए यहाँ पे कई सारे आपको चोक पॉइंट दिख रहे हैं, ये हरमुज है, आप देखिए कैसे जो है ये स्ट्रेट क्यों कहलाता है। ये पतला सा धार है जो अरेबियन सी को पर्सियन गल्फ से जोड़ता है, और दो लैंड मास को, ईरान और ये जो अरेबियन प्लेटो है, उसको वो अलग करता है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, तो ये रेड सी है, लाल सागर, और ये गल्फ ऑफ अदन है। इसको एक पतली धारा जो जोड़ती है, उसको बब अल मंदाब कहते हैं। बब अल मंदाब का मतलब होता है आंसू, समुद्र का आंसू अरबियन में। तो ये भी एक चोक पॉइंट है, इसको हुती कंट्रोल करते हैं, इसको ईरान कंट्रोल करते हैं। हुती भी ईरान के ही एक तरह से प्रॉक्सी हैं। यहाँ पे देखिए एक और चोक पॉइंट है जो मैन मेड है। ये रेड सी है, ये मेडिटेरियन सी है। इसको एक जो है सुएज कैनाल, एक नहर जो है मिलाती है, ये भी चोक पॉइंट है, ये इजिप्ट के कब्जे में है। और एक चोक पॉइंट यहाँ पे है, आपको ठीक से नहीं दिख रहा होगा, आई एम सॉरी, इसको जो है कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। ये वाली स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, ये एक सी है, जो कि इधर इस तरफ पड़ रही है। आप देख सकते हैं इंडोनेशिया के ऊपर में। अब इस सी का क्या नाम है, पार्ट ऑफ, कह लीजिए पैसिफिक का एक पार्ट है, और इधर इंडियन ओशन को मिलाती है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। इससे भी काफी ट्रेड जो है होती है इंडिया की, साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया को जाती है। तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट इज नॉट लोकेटेड इन द वेस्ट एशियन रीजन। तो स्टेट ऑफ हरमुज है, यहाँ देख सकते हैं, बाब अल मंदाब है यहाँ पे, और स्वेज कैनल है यहाँ पे। लेकिन स्टेट ऑफ मलक्का जो यहाँ है, ये तो इंडियन ओशन में, वो फार फार अवे फ्रॉम वेस्ट एशिया। द इरानियन नेवल शिप संक बाय यूएस टॉर्पीडो। वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो है, टॉर्पीडो एक तरह से समझिए फायर करते हैं सबमरीन से, पनडुब्बी से, और वो सीधा जहाज में इतना बड़ा छेद करता है कि जहाज सीधा डूब जाता है। उसको साइलेंट डेथ कहते हैं, बचना बहुत मुश्किल होता है। तो टॉर्पीडो से अटैक जो है वॉर टू में होता था, और वो वर्ल्ड वॉर टू के बाद फर्स्ट टाइम इस अनफॉर्चुनेट जहाज पे किया गया, जिसका नाम मैं पूछ रहा हूँ। ये ईरानियन नेवल शिप था। इसको जो है 4 मार्च को इंडिया से बहुत दूर नहीं, पास में ही श्रीलंका के पास डुबा दिया गया। इसका क्या नाम है मैं पूछ रहा हूँ। इसका नाम था IRIS देना। और ये क्यों बहुत अनफॉर्चुनेट है, ये जो फोटो आप देख रहे हो, इसमें इसके जो बेचारे सेलर लोग जो मर रहे थे, उसको श्रीलंका के लोग नाविकों ने बचाया। ये बहुत अच्छा काम किया, करीब 30-35 लोगों को बचा लिया गया। वो रेस्क्यू ऑपरेशन दिखा रहा है। ये क्यों बहुत अनफॉर्चुनेट है, वो आगे चलिए मैं बताता हूँ। What was the name of the joint naval exercise in which Iranian naval ships were participating? ये इतना अनफॉर्चुनेट हमारे लिए है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले ये आईआरएस देना दो और शिप के साथ में जो है, ईरानियन शिप के साथ इंडिया में एक ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज में भाग ले रहा था। उसका नाम मैं पूछ रहा हूँ, उसका नाम था मिलन 2026 इन विशाखापत्तनम। ये तो एग्जाम में पूछा जाता है कि मिलन 2026 में कौन कौन कंट्री भाग लेते हैं। सबसे आयरनिकल, सबसे जो आश्चर्यजनक बात यह है कि इस मिलन 2026 में अमेरिका के भी शिप भाग ले रहे थे। शिप तो नहीं थे, लेकिन उसके सेलर्स थे, उसके सैनिक थे, वो ही भाग ले रहे थे। ईरान ले रहे थे, और भी कुछ कंट्री होंगे, आप पढ़ सकते हो। और ये लोग जो है यहाँ से भाग लेकर के लौट रहे थे, तब तक वहां लड़ाई हो गई। इनको समझ में नहीं आया था क्या करें, ये श्रीलंका के पास बेचारे होवर कर रहे थे, तब तक में अमेरिका ने इसको दुश्मन का जहाज घोषित करते हुए उसको जो है मार दिया। इस पर पूरे दुनिया में जो है अमेरिका को किसी ने सपोर्ट नहीं किया कि ऐसे क्यों मारे, क्योंकि ये कोई लड़ाई के लिए तो जा नहीं रहा था। ये तो एक ये ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज के लिए इंडिया आया था, और इस पर मतलब काफी इंडिया की भी थोड़ी किरकिरी हुई कि इंडिया ने भी इसका पुरजोर विरोध क्यों नहीं किया है। और बट एनीवेज, तो ये एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट ये है आईआरएस देना और मिलन 2026। हु इज प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। ईरान में अभी दो ऐसे लीडर हैं जो आपको जिनको जानना चाहिए। उनके कई लीडर तो मारे गए हैं, जिसमें कि आयतुल्ला खमेनी भी हैं, वो भी मारे गए हैं। लेकिन अभी उनके दो लीडर ऐसे हैं जो बहुत ही समझदारी की बातें कर रहे हैं, और एक तरीके से जो डिस्कोर्स बन रहा है, जिसमें कि ईरान
जीतता हुआ लगता है, क्योंकि ट्रम्प जो बहुत उल्टी सीधी बातें करते हैं, उसके जवाब में ये दो लीडर बहुत सधी हुए तरह से जवाब देते हैं। मैं दोनों के नाम आपको बताता हूँ। हु इज द प्रेसिडेंट? एक तो प्रेसिडेंट ईरान के हैं जो कि बहुत सधी स्वर में जवाब देते हैं। उनका नाम क्या है मैं पूछ रहा हूँ। ये मसूद पेरेजिस्कियान। तो ये काफी सधी हुए स्वर में, आप देखेंगे कि अभी भी ट्रम्प ने जो भाषण दिया था उस पर उन्होंने काफी सधे हुए स्वर में जवाब दिया है। इसके अलावा जो है मैं दूसरा पूछ रहा हूँ, हु इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान? तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी आप कई बार इनको टीवी पे सुनेंगे और बहुत सधी स्वर में हिंदी इंग्लिश में बातें करते हैं। इनका नाम है अब्बास आगराची। तो सॉरी अरागची। तो अब्बास अरागची और मसूद पेजेस्कियान जो है, ये दोनों एक तरह से ईरान की जो नैरेटिव है उसको दुनिया के सामने ला रहे हैं। ये दोनों जो है थोड़े मॉडरेट लीडर माने जाते हैं। जो वहाँ की आईआरजीसी है, इनफैक्ट मुझे क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि वहाँ के सेना का क्या नाम है। उसका नाम है आईआरजीसी, ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प। ये वहाँ की एक रिलीजियस आर्मी है जो अभी एक तरह सत्ता संभाल रही है, और वही लड़ाई को जो है अंजाम दे रही है आईआरजीसी। वो उसकी आर्मी समझ लीजिए, जैसे पीपल्स रिपब्लिक चाइना की आर्मी है ना। अम, उस तरह से इनकी जो है, उसी तरह से इनकी जो सेना है वो आईआरजीसी है, जैसे कि रसिया की जो रेड आर्मी जिसे कहलाती है उस टाइप की। हु इज द न्यू सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान? और ये भी हमें जानना चाहिए, सुप्रीम लीडर कौन बने हैं आफ्टर अयतुल्ला खमेनी। उनके जो बेटे हैं, वो तो 86 ईयर्स के थे, इनकी उम्र करीब 50 साल है। ये है वो, इनका नाम है मुज्तबा खेमेनी। तो मुज्तबा खेमेनी को बनाया गया है। वैसे लोग कहते हैं कि ये उस हमले में जिसमें उनके पिता मारे गए थे उसमें ये भी घायल हुए थे, और इनको रसिया में इलाज कराया जैसा कई लोग ऐसा कहते हैं। और इनको कब उसके बाद से किसी ने देखा नहीं है, टीवी पे आया नहीं है, लेकिन ये लिखित और इनके ऑडियो और लिखित जो है वो मैसेज आते रहते हैं। ही इज द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। यहाँ ध्यान दीजिए कि सुप्रीम लीडर वहां पे कोई शासन नहीं करते हैं। ये शासन तो प्रेसिडेंट कर रहे हैं, लेकिन उस सब के ऊपर में जो है सुप्रीम लीडर होते हैं, कोई बिना ऑफिशियल पोजीशन के। अब आइए हम लोग हट करके वेस्ट एशिया से, नेपाल की इलेक्शन होती है। ये तो कोई इसका नाम लेने वाला नहीं होता, क्योंकि ईरान और अमेरिका की वॉर हो जाती है। लेकिन चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं अपने वेरी इंपॉर्टेंट छोटे पड़ोसी के इलेक्शन को। ये इलेक्शन आपको याद होगा कि पिछले साल वहां पे जेनजी आंदोलन हुआ था, उसके साय में हुआ। जेनजी आंदोलन के दौरान जो कांग्रेस पार्टी वहां की और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उन दोनों के लीडर को सड़क पे दौड़ा दौड़ा के मारा गया। और जो पुरानी जो व्यवस्था थी उसको बदलने की बात की गई। उसके बाद से ये इलेक्शन हुआ तो वही हुआ जो होना चाहिए था, मतलब व्यवस्था बदल गई। एक बहुत ही न्यू लीडर, एक न्यू पार्टी की जो केवल 3 साल पहले बनती है, उसके लीडर सत्ता में आते हैं। अब देखिए वो क्या चेंज करते हैं। मैं पूछ रहा हूं कि हु इज बालेंद्र शाह? बालेंद्र शाह ही वो लीडर है, ही इज बालेंद्र शाह। वैसे तो यहाँ देख के अभी आपको लगता होगा कि ये एक यंग पॉलिटिशियन है, लेकिन एक्चुअली इनको आप देखोगे तो ये रैपर है। इनका पहले का फोटो देखोगे तो ये रैपर रैपर मतलब जो वो तुकबंदी करके जो कविता जैसे जो गाना गाते हैं ना, इंडिया में बहुत सारे रैपर हैं, बाबा सहगल से लेके सभी। तो उस टाइप के ये रैपर थे। और ये कई बार सत्ता के खिलाफ रैपिंग करते थे, लोग बहुत पसंद करते थे। तो वो जो है बन गए यूथ आइकन, और उन्होंने एक नई पार्टी बनाई। उस पार्टी का नाम जो है मैं आगे आपको बताऊंगा। और ये अब बन गए हैं न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। पहले इसके पहले हम लोग थोड़ा और क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ बालन शाह? तो बालन शाह की पॉलिटिकल पार्टी का नाम है राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी, आरएसपी। और ये केवल 3 साल पहले 2022 में सेटअप की गई है। अब यहाँ पे ना बहुत इंटरेस्टिंग है कि नेपाल कौन से इलेक्टोरल सिस्टम को अपनाता है। क्या वो इंडिया की तरह एफपीटीपी अपनाता है या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन? तो इसका मिक्स्ड रूप है। इसका आंसर है मिक्स्ड मेंबर रिप्रेजेंटेशन, एमएमआर कह लीजिए। अब देखो क्या है ना, वहां पे 275 सीट है वहां के पार्लियामेंट में, मतलब लोअर हाउस में। जैसे अपने यहाँ लोकसभा है, उसको वहां पे कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जैसे अमेरिका में जो नाम है वही है। इस 275 में से 165 मेंबर तो जैसे इंडिया में चुनाव होती है ना, एफपीटीपी, फर्स्ट पास द पोस्ट, उससे होती है। और 110 जो है पार्टी लिस्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें कि आप केवल पार्टी के नाम पे ठप्पा लगाते हो, आपको इससे पता भी नहीं होता कि पार्टी का कौन रिप्रेजेंटेटिव आएगा। तो 110 सीट जो है पार्टी लिस्ट से आती है और 165 जो है एफपीटीपी से। इस तरह के मिक्स्ड व्यवस्था को मिक्स्ड मेंबर रिप्रेजेंटेशन, एमएमआर कहते हैं। अब थोड़ी यहाँ की पॉलिटी को जान लेते हैं।
275 सीट थे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, जिसमें मैंने बता दिया कि एफपीटीपी प्लस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पार्टी लिस्ट, ये दोनों मिलके होती है। इसमें से आरएसपी जो है, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को 183 सीट मिले। कैन यू बिलीव? लैंडस्लाइड विक्ट्री, 2/3 से भी ज्यादा। कांग्रेस केवल 38 सीट और कम्युनिस्ट पार्टी 25। मतलब ये दोनों जो ट्रेडिशनल पार्टी थी वो एकदम एक तरीके से बिल्कुल नीचे चली गई। नेपाल जो है एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ध्यान देना, इंडिया की तरह ये फेडरल है। जैसे ही कोई कंट्री फेडरल होगा तो उसमें दो हाउसेज होंगे। अपर हाउस जो इंडिया में राज्यसभा कहते हैं, वहां उसको नेशनल असेंबली कहते हैं। उसमें 59 मेंबर हैं, जो कि 8 या 9 जो वहां के जो फेडरल यूनिट है उस सब में से शायद कितने 6 6 या 7 7 मेंबर, 6 6 मेंबर आते हैं। लोअर हाउस जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, जिसमें 275 मेंबर होते हैं। अब आइए, इसी मंथ में जो है ऑस्कर अवार्ड हुआ, वो भी डिम हो गया इस वॉर में। मैं पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द ऑस्कर अवार्ड। तो ऑस्कर अवार्ड तो लोग उसको कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्या उस जगह का नाम ऑस्कर है, उस मेडल को ऑस्कर कहते हैं, ये भी आप क्विज में जान लीजिएगा। लेकिन इसका जो ऑफिशियल नेम है वो है द अकेडमी अवार्ड। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, विच मूवी वॉन द अवार्ड ऑफ बेस्ट पिक्चर। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड इस बार मिलता है वन बैटल आफ्टर अनदर। ये कहानी जो है मैंने समझने की कोशिश की, मुझे कुछ ज्यादा समझ में तो आया नहीं। ये उस टाइप की कहानी है जिसमें कि आप जो है मेक्सिको और अमेरिका के बॉर्डर पे आप लोगों को रेस्क्यू करते हो, जिनको कि एक तरह से इमिग्रेशन के चलते जान का खतरा है, उसको कैसे आप बचाते हैं। उस टाइप की बाप बेटी की कहानी है, उनकी पास्ट जो है लाइफ फिर उनको घेर लेती है, और उस टाइप की कहानी, वन बैटल आफ्टर अनदर। इसके जो डायरेक्टर हैं वो पॉल थॉमस एंडरसन हैं। इसको मिलता है बेस्ट मूवी का अवार्ड। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है ये मिलता है माइकल बी जॉर्डन को, जो यहाँ पे दिख रहे हैं, ये हैं बेस्ट एक्टर। माइकल बी जॉर्डन जो है सिनर्स के लिए मिलता है। सिनर्स की कहानी भी मैंने समझने की कोशिश की थी, आप लोगों को शेयर करूंगा, मुझे वो भी कोई ज्यादा समझ में नहीं आई। वो एक तरह का वेम्पायर घोस्ट की कहानी है। मतलब कैसे इन्फ्लिक्ट होता है और कैसे उससे लोग छुटकारा मतलब पाने के लिए एक्टर जो है संघर्ष करता है, उस टाइप की कहानी है सिनर्स में। अब वैसे आपको बता दें कि सिनर्स जो है उसको 16 जो है वो नॉमिनेशन मिले थे। ऐसा माना जा रहा था कि वो सबसे ज्यादा ऑस्कर जीतेंगे, लेकिन जीता वन बैटल आफ्टर अनदर में ज्यादा। हु वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। तो बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जो है वो यहाँ आप देख सकते हैं, सी इज द बेस्ट एक्ट्रेस। इनका नाम है जेसी बैकले, और वो पिक्चर जिसके लिए जीती है वो है हेमनेट। और ये फर्स्ट आयरिश वुमेन है जो प्राइज जीती है, आयरलैंड की है, ध्यान दीजिएगा। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नाम मैंने केवल दे दिया है, सीन पेन है वन बैटल आफ्टर अनदर में। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस है एमी मैडिगन वीपन्स में। वन बैटल आफ्टर अनदर को 6 ऑस्कर मिलते हैं। सिनर्स जिसको कि 16 नॉमिनेशन थे, केवल 4 मिलते हैं। और एक फ्रैंकेनस्टीन को 3 मिलते हैं। फ्रैंकेनस्टीन तो आपको पता है ना, जो मतलब मॉन्स्टर बन जाता है, जिसको हम लोग भस्मासुर कहते हैं। मतलब आप कुछ क्रिएट करते हैं और वही आपके लिए जो है वो तबाही का कारण बन जाता है। तो उसी टाइप का वो कहानी भी वैसे ही है कि कोई अपना एक तरह का अल्टर ईगो बनाता है रोबोट टाइप का, और फिर उसको लगता है कि नहीं ये सही नहीं बना है, उसको मिटाना चाहता है, तो रोबोट को पसंद नहीं आता है और फिर वो गुस्सा हो जाता है, और फिर क्या होता है, फ्रैंकेनस्टाइन ये स्टोरी है। अब यहाँ पे हम लोग याद करते हैं उस ऑथर को जिन्होंने एक ऐसी बुक लिखी जिसका इंडिया पे भी बहुत असर पड़ा। इंडिया में जो नसबंदी प्रोग्राम चलाई गई संजय गांधी के द्वारा, जिसपे काफी लोगों को बहुत तकलीफ हुई, बहुत उसका विरोध हुआ। पूरे वर्ल्ड में जो है वन चाइल्ड प्रोग्राम, बच्चे कम करो, पॉपुलेशन एक बॉम्ब है, टिकिंग बॉम्ब है, फूट जाएगा, लोग मर जाएंगे, हमारे पास साधन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, ये सब इस बुक से हुआ। मैं पूछ रहा हूँ, हु वॉज द ऑथर ऑफ द 1968 बुक द पॉपुलेशन बॉम्ब। और ये लिखने वाले थे पॉल इनरिच एहलरिच। पॉल एहलरिच यहाँ आप देख सकते हैं, इनका अभी डेथ होता है 13 मार्च को। और इस बुक ने इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंस डाली थी, और उससे कितनी जगह जो है बर्थ कंट्रोल और इस सब का जो मुहिम चला था, तो इसलिए इनको हमें याद करना चाहिए। ये माल्थस के सिद्धांत के थे। आप यदि थॉमस माल्थस को नहीं जानते हैं तो थोड़ी और नॉलेज आपकी बढ़ेगी। उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है माल्थस ने ये आर्गुमेंट किया था कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ रही है, मतलब 2 4 8 16।
और जो उसको रिसोर्स से जो उस पॉपुलेशन को सपोर्ट करती है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ती है, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे। तो वो एक समय ऐसा आएगा कि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी कि रिसोर्स नहीं है, और फिर आपस में मार काट होगी और मिलियंस ऑफ लोग मरेंगे और फिर बैलेंस हो जाएगा। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एलरिच ने ये बुक लिखा था, द पॉपुलेशन बॉम्ब। व्हाट इज द कोड नेम ऑफ एलीज्ड ईरानियन मिलिट्री स्ट्रेटजी? मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि ईरान जो ये अटैक कर रहा है खाड़ी देशों पे, यूएई पे, ओमान पे, कतर पे, बहरीन पे, अमेरिकन अड्डों पे, इसका उसने एक कोड नेम दिया है। और इसका क्या कोड नेम है, जबकि ये उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन कई जगह ये मीडिया में है कि इरानियन आईआरजीसी ने इसका कोड नेम दिया है। उसका कोड नेम है ऑपरेशन मैडमैन, पागलपन, ऑपरेशन मैडमैन। तो वैसे मैडमैन वाली बात भी है कि आप पे अटैक कर रहा है इजराइल, आप पे अटैक कर रहा है ईरान, अमेरिका, और आप मार रहे हो इन छोटे कंट्री को, तो ये तो थोड़ा मैडमैन वाली है। लेकिन इसके पीछे उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि वॉर को एसिमेट्रिक बना देना। मतलब अमेरिका ए अटैक किया, ईरान आई, और हम आप पे अटैक तो कर नहीं सकते, तो हम आपके साथ ही यूएई पे अटैक कर रहे हैं, जिससे कि आपको चोट पहुंचे, आपका जो यहाँ मिलिट्री बेस है, आपकी जो कंपनी है, आपके जो लोग हैं, उसको हम क्षति पहुंचाएंगे। इट्स लाइक दैट। Which is the most polluted country in the world as per the recent survey by Swiss company IQAir? स्विस कंपनी IQAir हर साल जो है जो पॉल्यूशन है एयर में उसकी सर्वे करती है, उसके अनुसार से जो वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है वो दिल्ली एनसीआर की एक शहर है। और चलिए, ये तो अभी मैं कंट्री की बात कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा जो पॉल्यूटेड कंट्री है वो पाकिस्तान है। तो इससे चलिए थोड़ी हमें राहत मिलनी चाहिए, लेकिन इससे कोई खास नहीं, क्योंकि इंडिया छठे पोजीशन पे है, तो हमें कोई बहुत ज्यादा राहत नहीं, हम भी पीछे नहीं है ज्यादा, हम भी बहुत पॉल्यूटेड है। लेकिन जो सबसे आगे मैंने पूछा है, जो सबसे पॉल्यूटेड सिटी है वो लोनी है, जो गाजियाबाद के बगल में है। हु इज कबे मदानी? कबे मदानी एक ईरानियन है, नाम से आप शायद समझ सकते हैं। तो काबे मदानी एक बहुत अच्छी चीज के लिए मार्च में फेमस हुए, उनको मिला विनर ऑफ द 2026 स्टॉकहोम वाटर प्राइज। बहुत इंपॉर्टेंट है ईरान के लिए, वाटर कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता है, किसी भी डेजर्ट कंट्री के लिए। और वाटर को कैसे बचाना है, वाटर कैसे कंजर्व करना है, इसके लिए स्टॉकहोम प्राइज 2026 का मिलता है काबे मदानी। इंटरनेशनल डे जो मार्च में आई है वो भी थोड़ा देख लीजिए। इंटरनेशनल वुमेन डे आपको पता है कब होती है? जरूर याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है, 8 मार्च को होती है। इंटरनेशनल जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे होता है, वाइल्ड लाइफ डे, वो होती है 3 मार्च को। पाई डे कहते हैं या इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे भी कहते हैं, ये होती है 14 मार्च को, ये भी याद रखिए। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है 15 मार्च को। वर्ल्ड वाटर डे सब बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 मार्च को मनाया जाता है। और वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे जो है वो 23 मार्च को। आई होप कि आप इसको याद रखेंगे, एटलीस्ट वर्ल्ड वाटर डे एंड इंटरनेशनल वुमेन डे, तो जरूर दो को याद रखिए। As per the Freedom in the World Report 2026 by Freedom House, फ्रीडम हाउस कहाँ पे है ये भी देख लीजिएगा, किस कंट्री में है फ्रीडम हाउस नाम की जो संस्था है। कंडीशन फॉर पॉलिटिकल राइट्स एंड, शायद स्विट्जरलैंड में है। कंडीशन फॉर पॉलिटिकल राइट्स एंड सिविल लिबर्टी डिटोरेटेड मैक्सिमम इन विच कंट्री? ये देखते हैं कि पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी और जो सिविल लिबर्टी है ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, किस कंट्री में ऊपर जा रही है, कहाँ नीचे जा रही है। तो सबसे ज्यादा जो पॉलिटिकल राइट्स और सिविल लिबर्टी डिटोरिएट की है, नीचे गई है, वो गिनिया बिस्यू में गई है। गिनिया बिस्यू जो है, बिसाऊ जो है वो अफ्रीका के कंट्री है, और यहाँ पे डिक्टेटरशिप बढ़ गया है, यहाँ पे मिलिट्री कू हुई है, और उसके चलते फ्रीडम हाउस जो है यूएस बेस्ड है। मैंने गलत कहा कि स्विट्जरलैंड बेस्ड है। ये एक नॉन पार्टीजन नॉन प्रॉफिट फंडेड, 1941 में इसको जो सेटअप करते हैं वो भी देखिए, ये इलानोर रूजवेल्ट होती है, मुझे लगता है ये वाइफ थी रूजवेल्ट की, थियोडोर रूजवेल्ट की। ये भी देख लीजिएगा, शायद मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ। इलानोर रूजवेल्ट जो काफी ह्यूमन राइट के लिए लड़ती रही हैं, तो उन्होंने डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट और फ्रीडम वर्ल्ड वाइड के लिए इसको संस्था को खड़ा किया था, फ्रीडम हाउस को। इसमें दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 54 कंट्री एक्सपीरियंस करते हैं पिछले साल 2025 में डिटोरिएशन इन देयर पॉलिटिकल राइट्स एंड सिविल लिबर्टी, जबकि केवल 35 कंट्री जो है ऊपर आते हैं, इंप्रूव होता है। अमेरिका भी उन 54 कंट्री में है जहां की नीचे गई है
डेमोक्रेटिक राइट एंड सिविल लिबर्टी। अब आइए भारत के न्यूज पे थोड़ी नजर दौड़ाते हैं। पहली क्वेश्चन है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंपोर्ट्स ट्रेडिशनली ट्रांजिट थ्रू द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑयल एंड गैस तो आती है, लेकिन गैस जो है एलएनजी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फर्टिलाइजर में भी यूज होती है, उसी से पीएनजी, उसी से एलपीजी, ये सब बनते हैं। तो ये 60% जो है हम एलएनजी का इंपोर्ट करते हैं इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। सोचिए क्या हम लोग की हालत होगी। उसमें भी हम लोग ऑलमोस्ट ऑल अधिकतर हम कतर से मंगवाते हैं, और जिस प्लांट में ये पैदा होती थी उसका 17% ईरान के अटैक में नष्ट हो गया। हु इज तरनजीत सिंह संधू? तरनजीत सिंह संधू को आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये बन गए हैं दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर। आप जानते होंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते किसको है। एक तो चुनी हुई यहाँ चीफ मिनिस्टर है, चुनी हुई असेंबली है, सरकार है, उसके ऊपर एक ब्यूरोक्रेट को बिठाया जाता है जो प्रेसिडेंट के नॉमिनी के रूप में यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर का काम करते हैं, क्योंकि दिल्ली यूनियन टेरिटरी भी है, उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर नाम दिया जाता है। रायसेना डायलॉग ज्वाइंट इंडेवर ऑफ द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, एक संस्था है, एंड इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर रिसेंटली हेल्ड वेयर रायसेना डायलॉग हर साल होती है, दिल्ली में होती है। इस बार हुई है मार्च 5 से 7 2026 को न्यू दिल्ली में। ये 11th एडिशन था रायसेना डायलॉग का। दो डायलॉग आपको जरूर याद रखना है, एक रायसेना डायलॉग जो न्यू दिल्ली में होती है, और एक सांग्रीला डायलॉग जो कहाँ होती है, सिंगापुर में। चेक कर लीजिएगा। रायसीना डायलॉग इज कैटेगराइज एज विच ट्रैक ऑफ डिप्लोमेसी? यहाँ 3 ट्रैक होते हैं, ट्रैक 1, ट्रैक 2 और ट्रैक 1.5। ये कहलाती है ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी। क्यों? ट्रैक 1 डिप्लोमेसी में जो है ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिप्लोमेसी होती है, सीधा जैसे मान लो इंडिया के ऑफिसर और पाकिस्तान के डिप्लोमेट या ऑफिसर बैठ के जब बातें करते हैं, ये डिप्लोमेसी ट्रैक 1 डिप्लोमेसी है। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी है पीपल टू पीपल, कहीं गवर्नमेंट नहीं है, लोग जो है आपस में मिल करके डिप्लोमेसी करें, पीस लाएं। और ट्रैक 1.5 है जहां पे कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब पीपल और गवर्नमेंट दोनों मिल करके जो है डिप्लोमेसी करते हैं। ये 1.5 डिप्लोमेसी, क्योंकि जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है वो एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर गवर्नमेंट है। ये दोनों मिल के इसको आयोजित करती है, जहाँ पे दोनों तरह के जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया जाता है, नॉन गवर्नमेंटल एंड गवर्नमेंट। धर्मा गार्डियन ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? जैसे अभी मिलन हम लोगों ने देखा जो बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट में बदल गई, उसी तरह धर्मा गार्डियन मैं पूछ रहा हूँ वो किस कंट्री के साथ इंडिया करता है? वो जापान के साथ करता है। इस बार की जो धर्मा गार्डियन कहाँ पे हुआ? ये उत्तराखंड में होता है, चौबट्टिया नाम की जगह पे, फरवरी 24 से मार्च 9। ये भी जो है अमेरिका ईरान वॉर के साय में होता है, धर्मा गार्डियन याद रखिए। हु इज एमसी मेहता? हम एमसी मेहता को क्यों याद करते हैं, पहले जानिए एमसी मेहता कौन थे। ये है जनाब एमसी मेहता। ये बहुत ही स्पेशल व्यक्ति हैं हम लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि इनके लगातार एक तरह से लड़ने के चलते कोर्ट में अदर मुहिम से एक सोशल मूवमेंट बना के इन्होंने इन्वायरमेंट की जागरूकता पैदा की है। इन्होंने एक केस किया था 1986 में, बहुत फेमस केस है, एग्जाम में पूछा जाता है, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें जो है श्रीराम कंपनी कोई दिल्ली में थी, उसमें ओलियम गैस लीक हो जाता है, कई वर्कर मर जाते हैं। लेकिन जो कोर्ट जो हाई कोर्ट बोलती है कि ये तो लिमिटेड लाइबिलिटी है, ठीक है उन वर्कर को पैसा दे देंगे, इतना कर देंगे। एमसी मेहता कहते हैं नो, यदि कोई हजार्डस गैस लीक होती है तो उस कंपनी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। मतलब उसको दूर दूर तक वहां के पूरे शहर को कंपनसेट करना पड़ेगा जिस शहर में वो थी। इसकी कोई ऐसे नहीं हुआ कि वर्कर मर गए तो उनको 2-2 लाख रुपए दे दो। और ये केस जीतते हैं एमसी मेहता, और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी प्रिंसिपल लागू होती है। कोई हजार्डस यदि आप इंडस्ट्री चला रहे हो, तो जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी, तो आपकी लाइबिलिटी का कोई अंत नहीं यदि कोई एक्सीडेंट होता है। इसके अलावा एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 में 10 साल बाद, इसको ताज ट्रेपेजियम केस कहते हैं। इन्होंने कहा कि ताजमहल जो है पीला पड़ रहा है, क्योंकि उसके आसपास जो फैक्ट्री है वो धुआं उगलती है। तो इन फैक्ट्री का कहना था कि कोई साइंटिफिक नहीं है कि हम इतना धुआं उगलते हैं कि ताज के कलर पे असर पड़ेगा। लेकिन ये केस भी सुप्रीम कोर्ट में एमसी मेहता जीतते हैं, और सुप्रीम कोर्ट कहती है प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए, ठीक है साइंटिफिकली प्रूफ नहीं हो रहा है, लेकिन हम ताज को बचाने के लिए हम रिस्क नहीं ले सकते, तो ताजमहल के इतने किलोमीटर के दायरे में कोई भी फैक्ट्री नहीं आएगी।
और ये अभी भी बरकरार है। तो इसके चलते उनको बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं। गोल्डमैन एनवायरनमेंट प्राइज 1996, रैमन मैग्सेसे अवार्ड 1997 एंड पद्मश्री भी मिलता है। हम लोग क्यों इनको याद कर रहे हैं? क्योंकि एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो है 1986 के 50 कितने साल पूरे हो गए, सॉरी 50 साल नहीं, इसके जो है 40 साल पूरे हो रहे हैं, तो हम लोग इनको याद करते हैं एमसी मेहता को। ग्रीन एवेंजर भी इनको कहा जाता है। 40 लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट केस इन्होंने जीता है पॉल्यूशन। आज जो हम लोगों को फंडामेंटल राइट टू क्लीन एयर है, पॉल्यूशन फ्री एयर है, ये एमसी मेहता को से बहुत बड़ा रोल है। ऐसे लोग होने चाहिए कंट्री में। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड प्रोविजन फॉर रिमूवल ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा? ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि स्पीकर जो लोकसभा के ओम बिरला, उनके अगेंस्ट में रिमूवल मोशन लाया गया। वैसे वो मोशन फेल होना ही था, हुआ, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन तो छोड़ गया हमारे लिए कि रिमूवल प्रोसेस क्या है स्पीकर लोकसभा की और किस आर्टिकल में है। ये आर्टिकल है 94C, जिसमें लिखा हुआ है कि स्पीकर may be removed from his office by a resolution of the House of the People passed by a majority of the all the member of the House। गौर करो, ये सिंपल मेजोरिटी नहीं है, इसको इफेक्टिव मेजोरिटी कहते हैं। जैसे मान लो कि लोकसभा की स्ट्रेंथ है 545, तो इसका 50% कितना हुआ? 250 और 272, 273। तो 273 जब वोट पड़ेंगे तभी होगा, ये नहीं कि जितने प्रेजेंट हैं और उसका मेजोरिटी, जिसको सिंपल मेजोरिटी कहते हैं। गौर कीजिए। इसके अलावा इसमें कुछ और रूल हैं कि 50 मेंबर जो हाउस का है उनको जो एक नोटिस देना पड़ेगा 14 दिन का। तो ये भी जो है लिखा हुआ है, सी में पढ़ लीजिए। और आर्टिकल 96 एक बहुत मजेदार बात कहता है कि जब ऐसे रिजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और उस पर बहस होती है, तो उस समय में स्पीकर जो होते हैं उनको अधिकार है कि वो भाग ले सकते हैं, केवल चेयर नहीं करेंगे, वो बैठ सकते हैं और अपने बचाव में बोल भी सकते हैं। वैसे ओम बिरला जी ने ऐसा नहीं किया, वो लोकसभा में आना उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने इसका यूज नहीं किया, इस अधिकार का। यहाँ ये भी कहा जाता है कि वो वोट भी कर सकते हैं, चाहते ओम बिरला जी तो उस पर वोट भी कर सकते थे, लेकिन फर्स्ट इंस्टेंस में, फर्स्ट इंस्टेंस का मतलब है कि वोटिंग दो बार हो सकती है। पहली बार तो वोटिंग हुई, मान लो कि दोनों पलड़े में बराबर बराबर वोट है, तो वैसे में जो कास्टिंग वोट होता है, जो निर्णायक वोट होता है, उसको सेकेंड वोट बोलते हैं या कास्टिंग वोट। वो वोट जो है स्पीकर नहीं कर सकते हैं। नॉर्मल परिस्थिति में स्पीकर केवल कास्टिंग वोट ही करते हैं, फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करते हैं। लेकिन इसका उल्टा होता है, यदि उन्हीं के अगेंस्ट में यदि मुहिम चलाई जा रही हो, रिजोल्यूशन पे बहस हो रही हो, तो वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड इंस्टेंस में नहीं। तो ये सारी बातें जो है यहाँ लिखा गया है, पढ़ लीजिएगा गौर से इसको, ये सब एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक और बहुत मजेदार बात है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर वेन एवर द हाउस ऑफ पीपल इज डिसॉल्व, लोकसभा डिसॉल्व हो गई, द स्पीकर शैल नॉट वैकेट हिज ऑफिस अंटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल आफ्टर द डिसोल्यूशन। क्या बात है, मतलब लोकसभा भंग हो गई, उसके बाद भी स्पीकर अपने पद पे बने रहेंगे तब तक जब तक कि दूसरी नई लोकसभा का गठन ना हो जाए और उस पे शुरुआत ना हो जाए, तब तक जो है स्पीकर अपने पोस्ट पे बने रहेंगे, नहीं हटते। गौर कीजिए। How many times process of removal of Speaker of Lok Sabha have been initiated as per Article 94 of the Constitution? केवल 4 बार अभी तक हिस्ट्री में। 1954 में फर्स्ट स्पीकर जीवी मावलंकर के अगेंस्ट में, 1966 में सरदार हुकुम सिंह के अगेंस्ट में, और 1987 में बलराम जाखर, और 2006 में ओम बिरला। और 4 बार जो है वो असफल हुई, कभी सफल नहीं हुआ, तो कोई हटाए नहीं गए। ये जो रूल है, ये पार्लियामेंट की एक रूल है 200 से 203 of the rules of procedure and conduct of the business in Lok Sabha. This governs the process of removal of the speaker and deputy speaker. तो 14 दिन का नोटिस चाहिए, 50 मेंबर को साइन करना होता है, और इफेक्टिव मेजोरिटी से जो है इनको हटाया जा सकता है। स्पीकर में पार्टिसिपेट बट कैन नॉट वोट इन ए टाई, पहले इंस्टेंस में वोट कर सकते हैं। फिर से समरी यहाँ पे है। Which article mentions the provision of removal of chief election commissioner? अभी जो मिस्टर ज्ञानेंद्र कुमार हैं, उनको भी हटाने की मुहिम विरोधी पक्ष चला रहे हैं, उनके लिए भी नोटिस उन्होंने दिया है, अभी तक वो नोटिस शायद एक्सेप्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ ये पूछा जा रहा है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की जो प्रोविजन है वो किस आर्टिकल में है।
वो आर्टिकल जो है 324(5) है, जिसमें लिखा गया है प्रोवाइडेड दैट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम द हिज ऑफिस एक्सेप्ट इन लाइक मैनर एंड ऑन द लाइक ग्राउंड एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के तरह ही, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट को हटाने का प्रोसीजर है वही जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का होगा। और जज को हटाने की जो प्रोविजन है वो है अंडर जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968। तो इसी एक्ट के तहत जो है सीईसी को भी हटाने की प्रक्रिया की जाती है। इसमें 100 लोकसभा के एमपी या 50 राज्यसभा के एमपी को साइन करके एक पिटीशन देना होगा, नोटिस देना पड़ेगा उस हाउस के स्पीकर या चेयरमैन को। राज्यसभा में चेयरमैन और लोकसभा में स्पीकर। यदि स्पीकर उसको ठोक बजा के देख ले कि सही है, तो फिर जो है वो जजेज इंक्वायरी एक्ट के अनुसार 3 मेंबर कमेटी इंक्वायरी करेगी, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, एक हाई कोर्ट के और एक जूरिस्ट होंगे। उन तीनों ने इंक्वायरी करके यदि कह दिया कि चार्ज प्रूफ होता है, तो फिर जो है दोनों हाउसेज में उसको 2/3 मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, मतलब स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है कि जितने लोग हैं प्रेजेंट उसका 2/3 जो है उससे अधिक लोग वोट करें, और टोटल जो हो वो इफेक्टिव मेजोरिटी से ज्यादा हो, मतलब 50% ज्यादा हो। यदि दो कंडीशन मैच करती है तो इसको स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं। स्पेशल मेजोरिटी से दोनों हाउस उस रिजोल्यूशन को पास कर दे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रेसिडेंट के द्वारा हटाए जाएंगे। बहुत ही टीडियस प्रोसेस है। हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट इन इंडियन हिस्ट्री? ये बन जाते हैं नरेंद्र मोदी। ये होता क्या है कि मार्च 22 2026 को पीएम मोदी कंप्लीट करते हैं 8931 डेज इन पब्लिक ऑफिस एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट के हो चाहे सेंटर। इसके ठीक पहले वो 3 टर्म गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे 2001 से, और फिर जो है वो भारत के प्रधानमंत्री हैं 2014 से। दोनों मिला करके वो 8931 दिन तक जो है पब्लिक ऑफिस में रहते हैं एज ए हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये रिकॉर्ड तोड़ते हैं पवन कुमार चैमलिंग का। पवन कुमार चैमलिंग सिक्किम के चीफ मिनिस्टर रहे थे कितने साल तक? ये चीफ मिनिस्टर रहे थे 1994 से 2019 तक। आप समझो 6 और उधर 25 साल तक लगातार ये जो है चीफ मिनिस्टर रहे पवन कुमार चैमलिंग सिक्किम के। उनका रिकॉर्ड ये तोड़ देते हैं, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर मिला करके ये 25 साल से ज्यादा हो जाता है इनको। हु इज मैथ्यू वैन डाइक? ये एक बहुत ही इंट्रिगिंग काइंड ऑफ न्यूज है। नॉर्थ ईस्ट में जो है एक इंसर्जेंसी करते हुए एक व्यक्ति पकड़ा जाता है। वो अमेरिकन है, उसका नाम है मैथ्यू वैन डाइक। आप इसको देख सकते हो। ये अपने को पूरे दुनिया में फ्रीडम का जो है वो चैंपियन बताते हैं। ये कहते हैं कि हम हर जगह पहुंच जाएंगे जहां पे कि लोग लड़ रहे हैं मिलिट्री से, ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट से, उसको हम हेल्प करेंगे। सेम काम जो है चे गुवेरा करते थे। वही चे गुवेरा जिन्होंने कि फिदेल कैस्ट्रो के साथ मिलकर के क्यूबा में रिवॉल्यूशन किया था, तो वो भी हर जगह पहुंच जाते थे। उसी टाइप का ये अपने को कहते हैं कि लीबियन वॉर में भी हम पहुंच गए थे। और ये म्यांमार में, जिसको बर्मा कहते हैं, वहां पे जो मिलिट्री जुनता है, उसके अगेंस्ट में ये लोगों को तैयार करने के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग और दे रहे थे। ये 6 यूक्रेनियन नेशनल के साथ इंडिया में घुस आते हैं, नॉर्थ ईस्ट के रास्ते से ये म्यांमार जाने की करते हैं, और वहां पे वो इंसर्जेंसी की तैयारी म्यांमार में करते हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इनको इसलिए पकड़ती है कि ये नॉर्थ ईस्ट में भी जो मणिपुर में जो हो रही है जितनी एक तरह सिविल राइट्स, वो भी म्यांमार से समर्थित होती है। और इंडियन गवर्नमेंट को ये लगा कि ये नॉर्थ ईस्ट में भी जो इंसर्जेंसी हो रही है उसमें भी इनका मिलिट्री ट्रेनिंग का हाथ है, इसके लिए इनको जो है अरेस्ट किया गया है। तो इनको देख लीजिए, काफी एक अजीब टाइप की न्यूज है। वैन डाइक, मैथ्यू वैन डाइक। हु इज हरीश रावत? ये थोड़ी दुखद न्यूज है। देखिए कितने खूबसूरत हैंडसम जो है बॉय होते हैं। ये केवल 19 साल के उम्र में पढ़ाई कर रहे होते हैं, कहाँ पे, चंडीगढ़ में। और वहां पे ये एक छत से गिर पड़ते हैं, पता नहीं किस कंडीशन में। इनको ब्रेन हैमरेज होता है और तब से ये एक तरह से कोमा में थे। इनके परिवार वाले, अब ये 32 साल के हो गए लेकिन जिंदा थे, लेकिन कोई भी लाइफ इनकी कुछ नहीं थी, केवल इनका हार्ट चल रहा था। तो इनके परिवार वालों ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि इनको हमको जिंदा रखने में बहुत दिक्कत हो रही है और कोई मतलब भी नहीं है ऐसे लाइफ का। तो इनको जो है पैसिव
यूथेनेसिया दिया जाए। पैसिव यूथेनेसिया का मतलब होता है कि जितने लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसको हटा लिया जाए, तो आदमी की मौत हो जाती है, वैसे भी कोई लाइफ है नहीं। तो इसको फर्स्ट व्यक्ति ये बन जाते हैं इंडिया में जिसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से पैसिव यूथेनेसिया दे करके जो है मौत दी गई, शांति की मौत। तो ये हरीश राणा, बट नॉट ए गुड न्यूज टू शेयर। डियर स्टूडेंट, ये लास्ट स्लाइड है। विच इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी? जैसा मैंने बोला पहले ही कि लोनी जो कि गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में है वो बन जाती है मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इंडिया की। अच्छी खबर तो नहीं है, दिल्ली बहुत पीछे नहीं है, बहुत आगे है, चौथे प्लेस पे दिल्ली भी है एज पर द स्विस कंपनी IQ Air। What is the local name of the Noida International Airport inaugurated by Prime Minister on 28 March 2026? एक नया एयरपोर्ट मिलता है दिल्ली NCR में, इसका लोकल नेम है जेवर एयरपोर्ट। आप ये देख सकते हैं प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। ये अभी तो ऐसे उद्घाटन हो गई है, लेकिन लोग बता रहे हैं कि 2-3 महीने बाद यहाँ फ्लाइट उड़ने लगेंगी, और ये जब एक बार फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा तो एशिया का सबसे बड़ा जो है एयरपोर्ट बन जाएगा। डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दो बैचेज जो मैंने आपको पहले बताया उसको फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ। एक कंबाइंड बैच है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं यदि आप JMI, साउ, सिपेट, AMU, CPG ये सब एग्जाम दे रहे हैं। दूसरी जो दो बैचेज अलग अलग सब्जेक्ट के लिए चल रही हैं, UGC नेट जून बैच के लिए एक IR की सेपरेट है, सब्जेक्ट कोड 90, और पॉल साइंस की। यदि इसमें आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेल आईडी ऑफ कोर्स बेटर होगा कि आप इसमें ना भेज करके आप जो है पॉल साइंस हेल्प @ सेम पॉल साइंस हेल्प .in में भेजें। वैसे इसमें भी यदि आप भेजते हैं तो आपको रिस्पांस मिलेगा। और इसके लिए JMI के लिए अदर एग्जाम के लिए तो पॉल साइंस हेल्प @gmail.com पे भेजें। इस तरीके से आप मुझसे बातें कर सकते हैं, मिल सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं आपके सवालों का जवाब देने के, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। यदि वो 1-2 लाइन में जवाब दे करके हो तो मुझे अच्छा लगता है आपके मेल को रिसीव करके। प्लीज बी इन टच एंड टेक केयर एंड एंजॉय दिस सेशन। बाय।